हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी का एग्जाम डेट आ गया है। आप लोगों का एग्जाम कब से है? 3 अप्रैल से। 3, 4 और 5 अप्रैल को आप सभी का एग्जाम है। 7, 8, 9 फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 13 दिन है। क्योंकि 10 दिन, 11 दिन इधर, 2 दिन उधर, 13 दिन आपके पास समय है। और आप लोग के पास पेपर कितने हैं? 7। 7 पेपर हैं, 13 दिन का समय है। तो आप लोग अब 10 मिनट, 5 मिनट देखिए, आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, आपको समय देना पड़ेगा। आप रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ के आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। 90% प्लस का स्कोर भी करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और एक बार फिर से, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि बार बार कौन सी राजन सीरीज पढ़ना बेवकूफी है, बट बेवकूफी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बीटीसी का जो सिलेबस है वो एकदम खुला है, ओपन है, कि वो इससे बाहर नहीं ही पूछता है। जब इससे बाहर नहीं पूछता है वो चीजों को, तो हमें इससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही क्या है? बीटीसी जब पवन, राजन और पीवाईक्यू से ही पूछ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको ही अच्छे से पढूं, बाहरी चीजों पे मैं क्यों ध्यान दूं? अगर 300 प्रश्न हैं राजन सीरीज में, 300 प्रश्न हैं, कितने? 300 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के। और आपके एग्जाम में आने कितने हैं? 15। 300 में से आने कितने हैं? 15। क्या 300 में से 15 नहीं, तो क्या आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेंगे? और अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया, है ना, अगर आपने 5 सालों का पीवाईक्यू किया तो 75 प्रश्न आपको मिले। और क्या 75 में से आपको 5 यहाँ से नहीं मिलेगा? आराम से मिल जाएगा। तो बहुत ही पेपर आउट होता है, मतलब पेपर आउट बोल दीजिए कि पेपर आउट सिलेबस है। तो आप चीजों को पढ़िए और पढ़ के अपना अच्छा करिए। आज मैं राजन सीरीज की मैराथन क्लास करा रही हूँ। आज मैं वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा राजन सीरीज, कौन सा? राजन सीरीज जो है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को मैं कराऊंगी। ये आप लोगों की मैराथन क्लास रहेगी। इसमें मैं आपको मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। लगभग 300 प्रश्न, लगभग 300 प्रश्न हैं, और मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में है। क्योंकि अब आप लोगों के पास समय नहीं है और आप लोगों को एकजुट होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अपने फ्रेंडों के साथ चीजों को शेयर करेंगे तो सामने वाला भी आपके पास शेयर करेगा और आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। आप लोग तैयारी करिए, अब जहाँ से भी हो सके पढ़िए जरूर। क्योंकि अगर अब आपने लापरवाही की तो आपका बैक लगेगा और आप आने वाली वैकेंसी से आउट हो जाएंगे, आने वाली वैकेंसी से आउट हो जाएंगे। तो ऐसा आप चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेमेस्टर एग्जाम कितने ही लेट हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। आप किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे? एक तो मैथ हो गया आपका, जिन बच्चों का स्ट्रांग है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। साइंस और इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बैक लगने के ज्यादा चांस हैं। कितना? बहुत ही ज्यादा चांस है। फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादातर बच्चों का साइंस, इंग्लिश और मैथ में ही, अगली बार इंग्लिश की जगह क्या था? संस्कृत था। इन 3 सब्जेक्ट में ही बैक लगा है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो अवेयर होंगे ही कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। बट फिर भी कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं, बैक लगने के बावजूद भी चीजें ध्यान नहीं देते। तो मैं उन सभी बच्चों से ये कहूंगी कि अब आप लोग सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारियों में लग जाइए। स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है कि एमी पुस्तक के लेखक कौन है? देख लीजिए साथ में कि आपकी ये पीवाईक्यू, मतलब सन दो, ये राजन सीरीज जो है वो पहले आपके पीवाईक्यू को कंप्लीट कराएगा, उसके बाद उसके जरिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी को कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम पीवाईक्यू भी पढ़ रहे हैं, साथ में इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार करें। 300 में से आपको 15 प्रश्न यहीं से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट प्रश्न साथ में दिए हुए हैं। तो आप चीजों को पढ़िए जरूर। क्या है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के जो आपके लेखक हैं वो रूसो हैं।
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है और दिव्या स्वप्न की पुस्तक लेखक कौन है। आप बताइए मुझे कमेंट में किसके लेखक कौन है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो हैं। दिव्या स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पुस्तक है और आप सभी से पूछता भी है। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है, तो ये आपकी मारिया मॉन्टेस्की जो है वो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि प्रश्न ज्यादा है और मैं एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना जीवन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, जॉन डीवी का। अगर जॉन है, ऐसे याद रखिए कि जॉन है तो आप वृद्धि भी करेंगे और विकास भी करेंगे जीवन में, है ना। विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। जीवन ज्ञान, आप ऐसे इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। चीजों को आप जोड़ के पढ़ेंगे, जहाँ पे जोड़ने वाली चीजें हैं आप ज्यादातर सोच मतलब देखिए कि किसी का भी जो विचार है उसको आप जोड़ जोड़ के पढ़िए। जोड़ के पढ़ने से क्या है कि चीजें आपके दिमाग में ज्यादातर सेव रहती है, मैप की तरह। आप चीजों को अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में ज्यादा देर तक सेव रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्ञा संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रवज्ञा संस्कार था वो बौद्धकालीन शिक्षा में है। बौद्धकालीन शिक्षा में क्या था, प्रवज्ञा संस्कार था। नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता था, तो ये आपका नीति शास्त्र, नीतिबाजी करना मतलब नीति बनाना कि इनके साथ ऐसा करना है उनके साथ ऐसा करना, ये अपराध ही तो है। ऐसा आप कनेक्ट करिए, कनेक्ट करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ज्यादा, मुझे नीति बनानी नहीं आ रही है कि मुझे इनके साथ ऐसा करना है वैसा करना है, तो अपराध विद्या वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं था। नेक्स्ट, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था कब, तो ये आपके 1937 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था, तो जो आपका मुगल काल है उसमें उच्च शिक्षा का केंद्र मकतब था और प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था, मदरसा था। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मकतब, आप लोग याद रखिए। और क्या था, मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मकतब था और उच्च शिक्षा केंद्र क्या था, मकतब था, और प्राथमिक के लिए क्या था, मदरसा था। नेक्स्ट, बाल देवो भवा यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी, बाल देवो भवा यह विचारधारा किसकी थी, तो यह गिजुबाई बधेगा की थी। किसकी थी, गिजुबाई बधेगा की थी। कि आप देख लीजिए सन 2023 के प्रीवियस ईयर है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। युग धर्म कहा जाता था, युग धर्म किसे कहा जाता था, तो ये परिवर्तन मूल्यों को शाश्वत मूल्य दोनों को कहा जाता था। नेक्स्ट, दिव्या स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, दिव्या स्वप्न पुस्तक के लेखक, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके कौन है, गिजुभाई बधेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए एमिल भी आया था और दीवा स्वप्न भी आया था। ये पुस्तक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सन 2023 में आया था, तो ऐसा नहीं है कि सन 2025 में नहीं आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक बुक आएगा जरूर आप सभी के एग्जाम में कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, या पूछेगा एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट जितने भी पुस्तक हैं आप सभी को मिल जाएंगे। ज्यादातर पूछता यही है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है और एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो एमिल के लेखक कौन है, रूसो है। नेक्स्ट, संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, आपके जो संविधान है उसकी किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, तो हिंदी की। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, देखिए जो दूर से प्राप्त हो तो दूर पत्रों के माध्यम से, और दूरस्थ शिक्षा ये दोनों क्या हो गए, दूरवर्ती शिक्षा हो गए। शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो यह एडम्स का है। किसका है, एडम्स का है। नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था, यह किसने कहा था, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था।
आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये उद्देश्य के क्षेत्र में है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? आदर्शवाद प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। बर्कले, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले, ये कौन है? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। भारत की पहली शॉक फिल्म कौन थी? संवाद फिल्म। संवाद फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, ये आपकी कौन सी फिल्म थी? संवाद फिल्म थी। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष पे होता है? तो ये आपका 20 वर्ष पे होता है। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो दूरस्थ शिक्षा, इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान, देखिए अपने स्थान पे सीख रहा है तो कहीं दूर नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, माध्यम का प्रयोग कर रहा है तो यानी ये दूर की शिक्षा हो गई। इसमें शिक्षा का जो वातावरण बाहर दी जा रही है तो ये भी दूर का हो गया। पूछ रहा है कि नहीं आता है, तो इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। दूरस्थ शिक्षा में समय व स्थान का बड़ा महत्व नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था? तो ये 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था। नेक्स्ट, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, देख लीजिए फिर पुस्तक आ रही है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, एमिल आया है ना, दीवा स्वप्न आया। नेक्स्ट पुस्तक क्या है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गीजू भाई बधेगा ने लिखी है। किसने लिखी? गीजू भाई बधेगा ने। आप लोग एक नोट बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जितनी भी पुस्तक है आप उनको एक साइड में लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पुस्तक इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको एक साथ सारे पुस्तक हो जाएंगे और आपको रिवीजन करने में इजी हो जाएगा और आप सभी के लिए क्या हो जाएंगे? नोट्स आपके मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। देखिए देखते हैं क्या कि शिक्षण में आत्मा, उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेशन कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया था? तो इसको किसने बल दिया था? डॉक्टर राधा कृष्ण ने। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन। वैदिक शिक्षा में जो प्रमुख संस्कार होता था वो उपनयन संस्कार था। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो ये आपको बता दें कि प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी वो राष्ट्रकुलों में। कहाँ? राष्ट्रकुलों में। उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित किया गया था, तो ये 19 जुलाई 1854 को 19 जुलाई 1854 को क्या हुआ था कि उड का आज्ञा पत्र स्वीकार किया गया था, प्रकाशित किया हुआ था। राधा कृष्ण आयोग की संस्कृति संबंधित थी, किससे थी? तो यह उच्च शिक्षा से थी। किससे थी? उच्च शिक्षा से थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप सभी के एग्जाम तक के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैं सारे मैराथन क्लास कराऊंगी और आप सब चीजें लगातार पढ़ते रहिए, चीजों को टाइम दीजिए, समझिए। जो चीजें नहीं आ रहा है आप उसको स्किप मत करिए, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उस चीज को परमानेंट करिए, क्योंकि आप अभी स्किप कर दे रहे हैं, आगे चल के आप कैसे स्किप करेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप कर देंगे तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। टीचर बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। परिवार शिक्षा का जो सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व
मूर्तिकार के लिए वही महत आत्मा के लिए शिक्षा का, या किसने कहा, एडिशन ने कहा। वर्तमान समय में शिक्षा में कौन कौन से प्रारूप प्रचलित थे, तो ये औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों शामिल थे। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से नहीं हैं, तो आपके बता दें कि परिवार जो है ये औपचारिक साधन नहीं है। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन से हैं, तो जो आपके परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, ये सब क्या है, अनौपचारिक आपके साधन हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, वो आपकी कौन सी है, अनौपचारिक। जहाँ पे ना कोई निश्चित समय की आवश्यकता है, ना पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, ना विद्यालय की, तो वो आपकी क्या है, अनौपचारिक। और जहाँ पे एक निश्चित समय है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो आपकी कैसी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, या किसने कहा, डीवी ने कहा। डीवी ने कहा कि आपको कोई चीज सीखना है तो उसी में आप डूब जाइए स्वतंत्र होके, है ना। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, द रिपब्लिक नहीं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नोट कर लीजिए, मैंने कहा जो भी पुस्तक है नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है, जॉन डीवी की है। डेमोक्रेसी है एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है, जॉन डीवी की है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है, जॉन डीवी की है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका कहाँ आयोजित किया गया था, चेन्नई में। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो क्या माना जाता है, परिवार। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों के विकास द्वारा किया जा सकता है, या किसने कहा, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करके। प्लेटो समर्थक था, किसका समर्थक था, ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, तो जो आपकी वैदिककालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा थी, ये आदर्शवाद पर आधारित थी। किस पे आधारित थी, ये आपकी आदर्शवाद पे आधारित थी। मदरसा का संबंध, मदरसा उच्च शिक्षा और मकतब प्राथमिक शिक्षा, है ना। मदरसा उच्च शिक्षा और मकतब प्राथमिक शिक्षा। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं, तो ये आपके स्वतंत्रता का विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व, उपयुक्त सभी। शिक्षा का जो कार्य है उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है, तो ये हर्बर्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था, तो रिवॉलिन ने कहा था। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क के ज्ञान से सजाना नहीं, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग करे। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था, तो ये रूसो ने कहा था कि मतलब हमें सजाना नहीं है कि उसको मैंने ये चीज पढ़ा दिया बस आ गया, वो आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सके, ये आवश्यक है। किसने कहा, रूसो ने कहा। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से वह स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, यह कथन किसने कहा, शेक्सपियर ने कहा।